बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पार्टी की CEC की मीटिंग जो है वो फ़िलहाल उन्होंने बुलवा ही लिया आखिरकार। और कुछ मीटिंग उनकी आज हुई है, कुछ मीटिंग उनकी कल होगी और फिर वो एलामिया जारी करेंगे। कुछ तफसीलात हैं, मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। कुछ इंटरनल ख़बरें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। और फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात बनाने की तैयारी की जा रही है। फवाद चौधरी साहब का इस बारे में क्या कहना है और हुकूमत ऐसा क्यों करने जा रही है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक शोकाज नोटिस था PMLN का, उसको फाड़ के फेंक दिया। JUI को और PMLN ने जो एक शोकाज नोटिस बना के उनको भेजा था वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद फाड़ के फेंक दिया। नोटिस में क्या लिखा हुआ था उसको कुछ मतन मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा था कि अपोजिशन लीडर के लिए, सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बाप के सेनेटर्स की हमायत लेने पर जवाब तलब किया गया था। दोनों जमातों से PDM के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया गया था। पीपल्स पार्टी और ANP के इकदाम अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा इकदाम क्यों किया, वजूहात से आगाह किया जाए, ये उसका मतन था। ये शोकाज नोटिस जो है वो फजलुर रहमान साहब की मंजूरी से लिखा गया और जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको भिजवाया, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं। और जरदारी साहब और ANP यहाँ पे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मुखातिब किया गया था और ANP में असफंद यार वली को मुखातिब किया गया था। इन दोनों को भिजवाया था। नोटिस में लिखा था कि 8 और 9 मार्च 2011 को होने वाले PDM इजलासों में मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद करेगी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नवाज सेनेट में अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार नामजद करेगी। और इसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 मंदरजा झैल इकदाम किए हैं। नंबर 1, अपने उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मुहिम चलाई। नंबर 2, हुकूमत की मदद से आज़ाद सेनेटर्स का एक ब्लॉक बनाया। नंबर 3, हुकूमती अरकान समेत 30 सेनेटर के दस्तखतों के साथ चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त जमा करवाई और यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर अपोजिशन लीडर मंजूर करवा लिया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर इस खिलाफ वर्जी की वजाहत करें और बताएं कि पीपल्स पार्टी ने PDM क़यादत के एतमाद को क्यों ठेस पहुंचाई। ये है जी शोकाज नोटिस। इसको पढ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा इज्जत के लिए सियासत करते हैं। उन्होंने इसको फाड़ के फेंक दिया। उस पर बड़ी तालियां बजाईं। पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस पर बड़ी तालियां बजाईं और बड़ी खुशी का इजहार किया। इस इजलास में दूसरी चीज़ ये हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑफ़र करा दी कि मैं नहीं चाहता कि PDM जो है वो बिखर जाए, PMLN पीपल्स पार्टी ये सारी जमातें मिल के तहरीक चलाती रहें, तो अगर मेरा अपोजिशन लीडर सेनेट में रहना किसी को पसंद नहीं है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने ये ऑफ़र किया। तो इस पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनको कहा नहीं जी, आप इस्तीफ़ा ना दें, हम सारे आपके साथ खड़े हैं, आप सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर रहें। और बिलावल ने जब उसको फाड़ के फेंका तो उसके ऊपर सबने बड़ी खुशी मनाई। हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि ये जो PDM का इत्तेहाद था, इसमें सिर्फ 2 जमातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब को घर भेजना चाहती है और उनका ये मिशन है। एक मुस्लिम लीग नून यानी मरीम नवाज़ और दूसरी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम। इन दोनों के अलावा कोई ऐसा नहीं चाहता था। जबकि पीपल्स पार्टी और ANP के बारे में हमने पहले दिन से बताया था कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। 2 चीज़ें हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं। मैं पहले दिन से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, नंबर 1 ये कि मरीम नवाज़ और मौलाना अवाम के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए हुकूमत गिराना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हुकूमत गिराने की किसी भी कोशिश में पीपल्स पार्टी और ANP उनका साथ कभी नहीं देंगे। ये दोनों चीज़ें वक्त के साथ साथ साबित हो रही कि पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, अवाम से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत गिरानी है सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए, अपनी और अपने ख़ानदान की मुश्किलात को कम करने के लिए। जबकि इनकी मुश्किलात कम करने के लिए हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी को और ANP को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दोनों जमातें खुद ये कह चुकी हैं कि ये ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं PDM को, मौलाना साहब और मरीम साहिबा। तो बात बहुत खुल के सामने आ गई है। जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वो वैसे ही है।
अब अगर आप इस नोटिस की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो नोटिस भेजा गया वो बिल्कुल ठीक था। ये चीज़ तय पा गई थी कि अपोजिशन लीडर PMLN का होगा, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब को यह लगा कि लंदन प्लान के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी को जानबूझकर चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया और इस साजिश के पीछे नून लीग है, लिहाजा उन्होंने बदला लेने के लिए अपने उसी उम्मीदवार को अपोजिशन लीडर नामजद किया और बनवा दिया। ये उन्होंने बदला लिया है, लेकिन क्योंकि तय पा गया था कि PMLN का अपोजिशन लीडर होगा, तो अब उनसे जब सवाल किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम होते कौन हो मेरे से सवाल करने वाले, और उन्होंने उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया। अब ये है गैरत, सियासी गैरत जो जागी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। लेकिन जब सिंध में लोगों को कुत्ते काटें और लोग कुत्ते काटने की वजह से मर जाएं और वहाँ वैक्सीन भी ना हो, तो फिर गैरत नहीं जागती। एड्स जो है वो लाड़काना में इतनी शिद्दत इख्तियार करे कि बैनुल अक़वामी सतह पे इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएं और बदतरीन सूरत हाल हो एड्स की लाड़काना में, तो गैरत नहीं जागती। बैनुल अक़वामी अखबारात में इनकी करप्शन की दास्तानें छपती रहें, पूरे ख़ानदान की एक बंदे की, तो गैरत नहीं जागती। नैब के अंदर, FIA के अंदर इनके ऊपर केसेस चलें, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलें, करप्शन पकड़ी जाए, साबित हो रही हो, गैरत नहीं जागती। बारिश हो थोड़ी सी और पूरा कराची डूब जाए, तो गैरत नहीं जागती। दुनिया का बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो उस शहर का है जहाँ पे पीपल्स पार्टी पिछले 13 साल से हुकूमत कर रही है, तो गैरत नहीं जागती। पिछले 13 सालों में इनके 2 वज़ीर आला रहे और वो अभी तक कराची का कचरा नहीं उठा सके, तो इस पे गैरत नहीं जागती। स्विस अदालतों के अंदर इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, तो गैरत नहीं जागती। मगर अगर कोई सवाल पूछ ले कि आपने वादा खिलाफ़ी की है, आपने कहा था कि नून लीग का होगा ये बंदा, और वो सवाल पूछ ले, तो गैरत जागती है और पेपर फाड़ के फेंक देते हैं। अजीब चीज़ है ना। मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे किसी बेगैरत की भी गैरत जाग जाती, लेकिन वहाँ गैरत नहीं जागी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सवाल पूछा गया कि जनाब आपने धोखा दिया है और आपने चक्कर दिया है हमें, और हमें पीठ में छुरा घोंपा है, तो उस पर गैरत जाग गई और सवाल पूछने वाले का जो सवाल था उसको फाड़ के फेंक दिया गया। मैं को नून लीग की हमायत नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ इस मामले में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ ज़्यादती की है और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ की है। इन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने इनकी पीठ में छुरा घोंपा। दोनों इक़्तिदार और ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अनाउंस करेंगे, देखते हैं क्या अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी तक की इत्तला के मुताबिक उन्होंने PDM के अंदर रहने का फ़ैसला किया है। अभी उनका दिल नहीं भरा नून लीग नामी खिलौने से और फजलुर रहमान नामी खिलौने से, उनका दिल नहीं भरा। अभी वो इस खिलौने से मज़ीद खेलना चाहते हैं। लिहाजा अब तक की इत्तला के मुताबिक उन्होंने तय किया है कि फ़िलहाल वो ना PDM को छोड़ेंगे, ना सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, ना सेनेट से और ना कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देंगे, बल्कि वो इस तहरीक का हिस्सा भी रहेंगे और इस तहरीक को डैमेज भी करते रहेंगे। दूसरी जानिब एक फ़ैसला किया गया है कि फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलाआत बना दिया जाए। ये खबर चल रही है और ऐसा होने वाला है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उनके ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इत्तलाआत की मिनिस्ट्री को लेकर कुछ सोच रहे हैं और उन्होंने फ़ैसला किया कि फवाद चौधरी को वापस लाया जाए। इस पर पहले भी बात हो चुकी है। जब फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलाआत थे ना, तो मीडिया मालिकान के साथ और कुछ जो रवायती सियासी हलके हैं उनके साथ उनके काफ़ी ख़राब ताल्लुकात थे और उन पर बड़ी तनकीद होती थी, बड़ी चढ़ाई की जाती थी। उसकी कुछ वजूहात थी। नंबर एक तो PTV का पूरा माफिया उनके खिलाफ इसलिए हो गया कि फवाद चौधरी साहब PTV को जो जोंकें चिपटी हुई हैं, जो अरबों रुपए का बजट खा रही हैं, उनको हटाना चाहते थे। PTV को मुकाबले में लाना चाहते थे। उसका जो सफ़ेद हाथी का एक स्टेटस है उसको हटाना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को जो इश्तिहारात की फरामी का तरीकाकार है वो तब्दील किया था। यानी यहाँ पे छोटे छोटे अखबार हैं, कोई जानता भी नहीं है। परवेज़ रशीद ने उनको भड़पार दी हुई थी इश्तिहारात की, कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। ऐसे अखबारात जो बिकते हैं, लोग उनको ख़रीद के पढ़ते हैं, उनको इश्तिहार नहीं मिलते सिर्फ इसलिए कि ये हमारी हुकूमत को ये अखबारात खबरें पसंद नहीं हैं। और वो अखबारात जो कहीं नहीं बिकता, जो कोई नहीं पढ़ता, उसको इश्तिहारात मिलते थे, दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इनकी तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ों के पुल बांधते थे।
लिहाजा पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर इश्तिहारात दिए जाते थे। इश्तिहारों में कमीशन खाए जाते थे। पहले जो मिनिस्टर आता था उसको 2, 4, 5 जाली अखबार मिल जाते थे, वो उनको इश्तिहार देता था, वो पैसे अपनी जेब में। फवाद चौधरी साहब ने इश्तिहारात की फराहमी का एक तरीकाकार बनाने की कोशिश की, कैटेगरीज बनाई टीवी चैनल्स की, यानी जियो उनके खिलाफ था, लेकिन सबसे महंगा इश्तिहार उन्होंने जियो का ही रखा, ARY का नहीं रखा, समा का नहीं रखा, 92 का नहीं रखा, उनका नीचे रखा। जियो का इश्तिहार की कीमत ज्यादा रखी फवाद चौधरी ने। क्यों? वो मैकेनिज्म बना रहे थे कि इंसाफ के मुताबिक जो टीवी जितना देखा जाता है, उस वक्त ये ज्यादा देखा जाता था जब वो नए नए आए थे। अब ARY शायद ज्यादा देखा जाता है, आई डोंट नो। ये सारा जो रेटिंग का चक्कर है मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक। मैं को 15 साल से काम कर रहा हूं मीडिया में, मुझे नहीं समझ आया आज तक, सब फ्रॉड है। बहरहाल इन्होंने PTV को ठीक करने की कोशिश की, इश्तिहारात के तरीक़ेकार को ठीक करने की कोशिश की, एक फार्मूला तय किया कि मनपसंद अनासर को छोड़कर इंसाफ के साथ इश्तिहार फराहम किए जाएं। फिर मुलाजमीन जो प्राइवेट टीवी चैनल्स पे काम करते हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कहा तनख्वाहें दो इनकी, मुफ्त में क्यों काम ले रहे हो? बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े लोग जो हैं वो तनख्वाहें ले जाते थे, गरीब कैमरामैन को, NLE को तनख्वाह नहीं मिलती थी, आवाज़ नहीं उठाता कोई। तो चंद इदारों को छोड़कर कुछ इदारे तंग करते थे उनको, उन पर इन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा काम किया। टीवी के जो लाइसेंसेस के बगैर जो टीवी चल रहे थे उनको इन्होंने वार्न किया, और टैक्स की अदायगी जो टीवी नहीं कर रहे थे उनको कहा कि टैक्स भाई जमा कराओ, साथ साथ बदमाशी नहीं चलेगी इस मुल्क में। सहाफ़ियों की तरबियत के लिए इन्होंने कहा कि एकेडमी बना रहे हैं। फिर एक मुकाबले की फ़ज़ा लेकर आए प्राइवेट प्रोडक्शन का और इंटरटेनमेंट को बेहतर करने का, इस किस्म का ये माहौल बना रहे थे। इन्होंने बहुत सारी इस्लाहात लाने का फ़ैसला किया था उस दौर में। तो अप्रैल 2019 में इनको फारिग कर दिया गया था। 19 अप्रैल 2019 को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिल गई। अब उनके 2 साल ज़ाया हो गए हैं, अब फिर अप्रैल आ गया और उनको कहा जा रहा है कि तुम अपनी वजारत में वापस आ जाओ। फवाद चौधरी के बाद लाया गया फरदौस आशिक ईवान को, जिसने बहुत डैमेज किया इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को। फिर आसिम सलीम बाजवा और शिबली फराज साहब आए। बाजवा साहब रिज़ाइन कर गए, शिबली फराज साहब की सेनेटरशिप ख़त्म हुई, अब उनके पास भी ओहदा नहीं है। शिबली फराज एक नहायत संजीदा और शरीफ इंसान है, और वो उतने तेज़ नहीं है कि नए टीवी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उसकी रफ्तार के साथ चल सकें। उनकी इतनी रफ्तार नहीं है, ना वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना पाए कि वो इस सारे मामले को कंट्रोल कर देते, क्योंकि इतलात में बहुत कुछ करने के लिए है और वो बहुत कन्फ्यूजन में रहे। उनकी सलाहियतें किसी और तरह की थी, लेकिन उनको काम किसी और तरह का मिल गया था, तो वो भी यहाँ पे कुछ हद तक एक्सपोज हुए। शहबाज गिल साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी अपना एक ख़ास इमेज उन्होंने बनाया हुआ है और उससे आगे उनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिल रही और वो आगे बढ़ भी नहीं रहे। यहाँ एक मजबूत वज़ीर इत्तलात की गुंजाइश मौजूद है। मेरी थोड़े दिन पहले फवाद चौधरी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक नई वजारत में आया, जिस वजारत को जानता कोई नहीं था, वो मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाली है। और वाकई ये बात सच है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता ही किसी को नहीं था, मुर्दा घोड़े में उन्होंने जान डाली है। अब ये वजारत खबरों में आना शुरू हो गई है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, नौजवानों को जोड़ा है। तो फवाद चौधरी ने एक ऐसी वजारत जो कभी कहीं पे डिस्कस नहीं होती थी उसको सेट किया। अब वो वजारत दोबारा उनको दी जा रही है इत्तलात की। हालांकि वो सारा टाइम बीच में से गुजर गया जिसमें इस्लाहात आनी थी, बहुत सारे बेहतर काम होने थे। अब वो आकर क्या कर सकते हैं आखिरी 2 साल में? एक बड़ा सवाल है जो उनके अपने दिमाग में भी था जब मैं उनसे बात कर रहा था आज से कुछ अर्सा पहले। वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको इत्तलात ऑफर की जाए तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा एक तो ये फुल फ्लैज वजारत है, इसके मुकम्मल इख्तियारात मिलने चाहिए बगैर रोक टोक के, और इसके अंदर कोई पार्टनर आपका नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि ये मुशीर इत्तलात है तो ये फ़लाँ है तो ये फ़लाँ है, नहीं। ये मुकम्मल इख्तियारात के साथ पूरी वजारत मिले किसी वज़ीर को, और वो फिर यकसुई के साथ इस पर काम करे और उसको रोक टोक ना की जाए। तो यहाँ इस्लाहात लाई जा सकती हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी समझते थे कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। अब इमरान खान साहब उनको लाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक मोमेंटम फवाद चौधरी ने बनाया था वो टूट गया था। मीडिया वाले उससे बहुत नाराज़ थे, उनसे बदले ले रहे थे, क्योंकि उनका मीडिया वालों के खाबे बंद हो गए थे फवाद चौधरी के आने के बाद। तो बाद में फिर फरदौस आशिक ईवान को लाया गया कि आप ठीक है चलाएं खाबे जैसे भी है, इनको मीडिया को कंट्रोल करें। तो फवाद चौधरी एक बड़ा इस बारे में हार्ड हिटर है, वो मीडिया को चलाना भी जानते हैं, मीडिया में आना भी जानते हैं, उसमें ख़बर बनाना भी जानते हैं। तो अगर ये फुल टाइम वजारत उनको इख्तियारात के साथ दी गई तो वो कुछ चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन हैं
उनको ये चीज़ सूट नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी ज़्यादा बोल्ड हैं और ज़्यादा खुलकर बात करते हैं और वो मुखालफत ले भी लेते हैं। चाहे आपने देखा होगा पिछले दिन जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का जो मामला था उसमें भी उन्होंने बड़ी खुल के बात की और उनके बारे में जो है वो कादी फ़ायद ईसा साहब की अहलिया जो है वो अदालत तक में गई। तो मामला बड़ा सादा और सीधा है कि फवाद चौधरी साहब को अगर लाया गया तो वो पूरे इख्तियारात के बगैर कभी नहीं आएंगे और अगर वो आए तो फिर वो अपोजिशन को भी टफ टाइम देंगे और मीडिया के अंदर बैठी हुई जोंकों को भी टफ टाइम देंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।